ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश मंत्रालय में पूर्व नीति सलाहकार अशोक मलिक और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 1 और 2 मार्च से G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, जिसमें भारत द्वारा गैर G20 सदस्यों, बहुपक्षीय संगठनों सहित 40 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई गणमान्य व्यक्ति उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने दृष्टिकोण को साझा करने वाले हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अशोक मलिक जी, फॉर्मर पॉलिसी एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। चर्चा की शुरुआत मैं इस बात के महत्व से करना चाहूंगा कि आज जो भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है, क्या आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं को समझा सकते हैं क्या महत्व है इसका और कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक होने वाली है? G20 ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बात हुई थी। ये विश्व की जो आर्थिक देश है उनकी एक गैदरिंग। इतनी बड़ी विदेश मंत्रियों की मीटिंग भारत में इसके पहले कभी नहीं हुई। इसके पहले भारत में इससे ज्यादा विदेश मंत्री तो आए हैं, मगर इतनी शक्तिशाली देशों के विदेश मंत्री एक साथ भारत में हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ये पहले कभी हुआ नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। इस वर्ष की जो G20 मीटिंग हो रही है, इसके पीछे इसका बैकड्रॉप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये अगर हम देखें तो कोविड महामारी और उसके बाद यूक्रेन में का युद्ध, इन दोनों की जो आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस है, इम्प्लीकेशंस है पूरे विश्व के लिए। तेल के दाम देख लीजिए, ऊर्जा की कीमत देख लीजिए, फूड स्कैर्सिटी हो रही है, अनाज नहीं मिल रहा कई देशों को, कई लोगों को, और इसके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का जो एक रिस्क है, एक डेंजर है, वो भी आगे बढ़ता ही जा रहा है, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है इन चीजों को। तो ये सब मुद्दे हैं हमारे सामने, ये एक बहुत गंभीर स्थिति है विश्व के लिए जी, और इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होगी। अशोक जी, आज जो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक विषय बहुपक्षवाद यानी मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत करना और सुधारों की आवश्यकता का भी है। इस विषय में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या संभावित रास्ता खोजने की भारत की तैयारी है और भारत कितनी दृढ़ता से राष्ट्रों का नेतृत्व कर सकता है इसमें? देखिए, जो मल्टीलैटरल सिस्टम है हमारा, वो एक तरह से 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया और 1990 में यानी कि कोल्ड वॉर के बाद और भी आगे बढ़ाया गया। पूरा सिस्टम है, WTO है और एक तरह से G20 भी है। आज हम देखें तो कई ऐसे देश हैं जैसे कि भारत, जो पिछले 50-60 वर्षों में काफी शक्तिशाली बन गए हैं। उनका कोई रेप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप में। भारत से कोई देश वहां नहीं है, जापान नहीं है, अफ्रीका का कोई देश नहीं है। तो एक मल्टीलैटरल सिस्टम का रीऑर्गेनाइजेशन और जो आज की वर्तमान की एक भौगोलिक व्यवस्था है, उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है कि कई थीमेटिक इश्यूज हैं जो शायद 1945 में या 1990 में भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, उनको मल्टीलैटरल सिस्टम ने इतना महत्व नहीं दिया। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विश्व में जो भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी इश्यू है, जैसे कि कोई युद्ध है, उसको डिस्कस करती है। जब कोविड महामारी 2-3 वर्ष पहले हमारे पूरे विश्व में फैली, वो भी एक तरह से बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था पूरे विश्व की, मगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको डिस्कस नहीं कर पाई, उस पर बहस नहीं कर पाई, क्योंकि जो सिक्योरिटी का एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन रहा है उसमें महामारी नहीं आती। तो एक तरह से यूएन सिस्टम या मल्टीलैटरल सिस्टम जो है वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, उसको अप टू डेट लाना है। तो ये स्थिति में, इस संदर्भ में भारत ने काफी कुछ किया है, काफी कुछ कहा है, मगर 20 G20 के देश इस पर सहमत होंगे, मुझे ये नहीं लगता। जी, और इसी में मैं आगे अब चर्चा में जोड़ना चाहूंगा कि आज बैठक से पूर्व विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि रूस और यूक्रेन की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए यह स्वाभाविक है कि विदेश मंत्रियों की बैठक में इस पर चर्चा जरूर होगी। क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं आपके हिसाब से अशोक जी? इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। रूस ने जो आक्रमण किया यूक्रेन पे, उस पे यूरोप में और अमेरिका में बहुत खास असर पड़ा है, क्योंकि उनको लगा है कि एक तरह से जो यूरोप में शांति थी पिछले 50 वर्षों से, 60 वर्षों से, वो
राष्ट्रपति पुतिन और रशिया ने। और वहाँ जो युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में है, पर एक तरह से पश्चिमी देशों और रशिया के बीच में। अब विश्व के जो बाकी देश हैं, जैसे कि भारत, एशिया के देश, अफ्रीका के देश, ये तो मानने को तैयार है कि ये युद्ध का समय नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये भी मानने को तैयार है कि एक तरह से शांति राष्ट्रपति पुतिन ने भंग की और आक्रमण उन्होंने किया। मगर इस युद्ध के जो आर्थिक पहलू हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, खाने की कीमतें, अनाज की कीमतें, दाल सब्जी की कीमतें और ऊर्जा और तेल की कीमतें, उससे कई गरीब देश जो हैं या ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो घबराए और वो समझते हैं इन पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। और पश्चिमी देश ये समझते हैं कि रूस के आक्रमण पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। तो एक तरह से दोनों की प्रायोरिटी थोड़ी अलग है। जी, और अगर हम ये कहें कि रूस यूक्रेन युद्ध ने पहले से मौजूद खाद्य और ऊर्जा संकट को गहरा दिया है तो यह गलत नहीं होगा। अशोक जी, आपको क्या लगता है कि G20 राष्ट्र इस मुद्दे को कैसे संबोधित करेंगे और भारत को विकास के लिए सहयोग में कितनी बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें? भारत होस्ट कंट्री है। भारत चाहेगा कि एक कम्युनिके, एक जॉइंट स्टेटमेंट निकले इस मीटिंग से और को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी पूरी डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने के लिए, जो G20 के हर सदस्य को मानने में कोई झिझक ना हो। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक जॉइंट कम्युनिके निकालना आसान हो। जी, और आपने शुरुआत में प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करते वक्त कहा था कि जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, तो मैं आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगा कि इस बैठक में कैसे जलवायु परिवर्तन और तीसरी दुनिया के कर्ज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है ताकि उन देशों को उनका हक मिले। पिछले 3 वर्षों में कोविड महामारी के बाद और फिर यूक्रेन युद्ध के बाद जो गरीब देश हैं दुनिया के, विश्व के, उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो चुकी है। भारत के आसपास हमने देखा है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये कर्ज में डूबे हुए हैं। पश्चिमी देशों के कर्ज में, चीन के कर्ज में, चीन के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसके कारण काफी कर्ज बढ़े हैं इन देशों में। और ये एक आर्थिक स्थिति से एक राजनीतिक डिस्टेबलाइजेशन की ओर कुछ देश जा रहे हैं। श्रीलंका में तो हमने देखा भी था, वहां तक बगावत हो चुकी थी 1 वर्ष पर। तो भारत इन मसलों पे, इन मामलों पे बातचीत करना चाहेगा और कोई हल निकालना चाहेगा, क्योंकि कई ऐसे देश भारत के आसपास ही हैं, हमारे साउथ एशिया में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, या हमारे पुराने मित्र रहे हैं अफ्रीका और एशिया में। तो ऐसे मुद्दे जो हैं उनसे भारत को चिंता करनी थी। चर्चा में मैं आगे समझना चाहूंगा कि निश्चित ही भारत विश्व में सबसे युवा देशों में एक है। हमारी एक बड़ी संख्या जो है वो युवा है और नए अवसरों की तलाश में है। वहीं अगर हम G20 की बात करें, जो कि दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कुशल और प्रतिभावान मानव संसाधन के लिए क्या अवसर बन सकते हैं आज की विदेश मंत्रियों की बैठक में, और क्या G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में ग्लोबल स्किल मैपिंग और टैलेंट पूल बनाने की भी कोई योजना है? ऐसी योजना है तो नहीं, मगर होनी चाहिए। देखिए, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स आज एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट करनी है, उनकी एक रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कोविड के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद। अगर पश्चिम के जो देश हैं या जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ एक स्किल शॉर्टेज है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो थोड़ी एजेड हो जा रही है, तो वृद्ध हो जा रही है। तो जो भारत जैसे देश हैं या अफ्रीका के देश हैं या एशिया के बाकी देश हैं जहाँ पॉपुलेशन अभी भी यंग है, उन स्किल्स को फिल कर सकती है। इसके लिए हमें ये समझना है कि कौन से देश में कौन सी स्किल की आवश्यकता है और उस तरह से हमें अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा वहां जाने की। जैसे भारत ने ये जापान के साथ किया है। जापान में हेल्थ केयर वर्कर्स, मेडिकल वर्कर्स, इनकी आवश्यकता है। तो भारत ने अब जापान के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ हम अपनी नर्सेज को, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, पुरुष और महिला दोनों को ट्रेन करते हैं कि जापान में जाकर कैसे काम कर सके। जापान की भाषा सीखने का एक कार्यक्रम है और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आगे बाकी देशों के साथ आगे ले जाना, इस पे चर्चा तो हो सकती है। आज हमारे साथ जुड़ने और वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मंत्रालय में पूर्व नीति सलाहकार अशोक मलिक और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।